एमरी नाम के 15 वर्षीय लड़के के साथ कुछ जादुई घटना घटित हुई थी। आंखें खोलते ही एमरी के सिर में एक तेज घंटी बजने जैसी आवाज गूंज उठी। होते ही उसने नीले आकाश और अपने सामने विशाल महल को देखा। वह असमंजस में था। यह महल उसके राज्य के शाही महल से कम 10 गुना बड़ा था। न केवल इसका आकार, बल्कि सफेद रंग से रंगे मेहराबों और अन्य इमारतों से जुड़ा इसका सर्पिल आकार भी ऐसा था मानो विकिरण कर रहा हो। कुछ प्रकाश ऐसी चीजें थीं जो उसने अपने पिता के पुस्तकालय में पढ़ी किताबों में भी पहले कभी नहीं देखी थीं। लेकिन अजीब बात सिर्फ यही नहीं थी। उसने अपनी नजर बाएं से दाएं घुमाई और वहां अनगिनत युवा लोग थे जो उसकी ही उम्र के लग रहे थे और एक अजीब से विशाल टावर की ओर कतारों में चल रहे थे। एमरी हिल नहीं पा रहा था, बल्कि वह हिलने में असमर्थ था। उसे बस आग, तबाही और मौत की याद थी। वह खुद से बुदबुदाया, क्या मैं मर गया? पिताजी, आप कहां हैं? वह सोच विचार कर रहा था, तभी एक बुलंद आवाज ने उसे पुकारा, तुम चलो, लाइन का अनुसरण करो, रुको मत। एमरी थोड़ा चौंक गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले और सुनहरे रंग की जटिल नक्काशी वाले कवच पहने एक व्यक्ति उसकी ओर इशारा कर रहा था। हेलमेट पर पंखों जैसी आकृति बनी हुई थी जो आंखों, नाक और मुंह को छोड़कर पूरे चेहरे को ढके हुए थी और आकार बना रही थी। वह सोच विचार कर रहा था, तभी एक बुलंद आवाज ने उसे पुकारा, तुम चलो, लाइन का अनुसरण करो, रुको मत। एमरी थोड़ा चौंक गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले और सुनहरे रंग की जटिल नक्काशी वाले कवच पहने एक व्यक्ति उसकी ओर इशारा कर रहा था। हेलमेट पर पंखों जैसी आकृति बनी हुई थी जो आंखों, नाक और मुंह को छोड़कर पूरे चेहरे को ढके हुए थी और आकार बना रही थी। यह इतना आलीशान था कि एमरी के राजा द्वारा विशेष समारोहों में पहने जाने वाले कवच की भी तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। मैंने कहा, हटो। एमरी फिर उछला और अपने आगे चल रहे व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा। यह क्या हो रहा है? एमरी ने मन ही मन कहा, और चूंकि एमरी को खुद से बात करने की आदत थी, इसलिए उसके बगल वाली लाइन में मौजूद एक अन्य युवक ने उसे पुकारा। बहुत। एमरी ने आवाज की दिशा में गर्दन घुमाई और एक और लड़के को देखा। उसने उलझन भरे भाव से उसकी ओर इशारा किया। एमरी ने पूछा, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? इटावेरो ते। उस लड़के ने गला साफ किया और अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, क्या तुम ब्रिटिश हो? एमरी ने उस युवक द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान लिया था। यह लैटिन भाषा थी। उसने थोड़ी बहुत लैटिन पढ़ी थी, लेकिन बातचीत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्य से दूसरा लड़का एमरी की भाषा को एक अजीब लहजे में बोलता था। तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी बात समझ रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ या हम कहां हैं? छोटे भूरे बालों वाले लड़के ने पूछा। मुझे मुझे नहीं पता, एमरी ने सिर हिलाते हुए कहा। कुछ ही देर में वे उस विशालकाय मीनार के सामने पहुंच गए जो नीचे से देखने पर आसमान की ओर फैली हुई प्रतीत होती थी। वहां हजारों लोग थे जिन्होंने वही आलीशान कवच पहन रखा था जो उसने पहले भी देखा था, और मीनार में जाने वाली सीढ़ियां अब तक की सबसे चौड़ी थीं। सीढ़ियों के बीचों बीच कई पुरुष और महिलाएं भूरे रंग के वस्त्र पहने खड़े थे। लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति, जो सबसे अधिक उम्र का प्रतीत हो रहा था, आगे बढ़ा। एमरी को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी विशालकाय व्यक्ति को देख रहा हो। हालांकि वह बूढ़ा व्यक्ति उसके पिता के बराबर कद का था, और वह बूढ़ा बूढ़े व्यक्ति के पीछे स्थित बैंगनी रंग का टावर उसके ये शब्द कहने के बाद हल्का सा रोशन हो गया था। हम आप सभी को अपनी इच्छानुसार अध्ययन करने के लिए 7 दिन का समय दे रहे हैं, और उसके बाद आप अपने अपने संसार में लौट जाएंगे। यदि आप योग्य हैं और हमारे मानदंडों को पूरा करते हैं तो मैगस अकादमी आपके लिए फिर से खुल जाएगी। यदि आप दुर्भाग्यशाली रहे
तो आप इस स्थान पर घटी हर बात भूल जाएंगे। अपने समय का सदुपयोग करें। मुझे आशा है कि आप सभी सफल होंगे। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसने अपनी छड़ी लहराई और सभी को अपनी बाईं हथेली में जलन महसूस हुई, मानो किसी ने उन्हें कुचल दिया गर्म लोहे से। एमरी की हथेली में नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई एक रेखा वाला एक वृत्त बन गया और उसके सिर में फिर से वही गूंजने वाली ध्वनि भर गई। कुछ देर बाद जलन और कानों में बजने वाली आवाज दोनों बंद हो गईं। एमरी ने अपने आसपास की आवाजें सुनकर चौकन्ना हो गया। मैगस अकादमी? हम किसी शिक्षण संस्थान में हैं? एक अनजान व्यक्ति ने कहा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? एमरी को एहसास हुआ कि वह अपने आसपास की विभिन्न भाषाओं को समझ सकता है। वह उस लड़के से पूछने ही वाला था जिसने उससे पहले पूछा था। तभी उसके दिमाग में एक महिला की आवाज आई। उस आदमी ने अपनी लाठी पटकी और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। मैगस अकादमी में आपका स्वागत है, बूढ़े व्यक्ति ने अपने होंठ हिलाए बिना कहा। हजारों लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। फिर उस व्यक्ति ने आगे कहा, हजारों मानव लोकों में से आप कुछ चुने हुए लोग हैं। इस अवसर का लाभ उठाना है या नहीं, यह आप पर निर्भर है। आप मैगस अकादमी में हैं, जो मानवता की प्रतिभा का शिखर है। जादू, विज्ञान और शक्ति, ये सब उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो इन्हें पाना चाहते हैं और क्षेत्र के अनुसार एकत्रित हों। अपने हाथ में मौजूद प्रतीक पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह एक अजीब अनुरोध था, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज था। जैसे ही एमरी ने ऐसा किया, उसके हाथ पर बना चिन्ह चमक उठा और उस पर कई शब्द दिखाई दिए। पुरुष 15 वर्ष, ग्रह 1002, पृथ्वी। मैगस अकादमी, कक्षा 17 पर। सब कुछ सचमुच एक सपने जैसा था। अगर यही परलोक था तो क्या उसके पिता उसके साथ यहां नहीं होते? लेकिन नहीं, वह यहां नहीं था। इसका एकमात्र तर्कसंगत स्पष्टीकरण यही था कि यह एक सपना था। अरे, तुम भी कक्षा 77 और ग्रह 1002 से हो? लगता है हम एक ही दुनिया से हैं। मेरा नाम जूलियन है। तुम्हारा नाम क्या है? जूलियन ने कहा, वही लड़का जिसने उससे पहले बात की थी। मैं एमरी हूं। भूरे बालों वाले जूलियन नाम के इस व्यक्ति के हाव भाव और सफेद कपड़ों से एक कुलीनता झलकती थी। वह अचानक चिल्लाया, ग्रह 1002, पृथ्वी से और कौन यहां आया है? एमरी को किसी तरह यह महसूस हो रहा था कि यह आदमी भरोसेमंद है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जूलियन उसी स्थिति में होने के बावजूद भी अपना आपा नहीं खो बैठा। एमरी ने भी इस लड़के के इस काम को सही ठहराया। अपने ही ग्रह से आए लोगों को बुलाना काफी समझदारी भरा कदम था, ताकि वे एक दूसरे से उन बातों के बारे में सवाल पूछ सकें जो उन्हें यहां आने से पहले याद थीं। 3 युवक एमरी और जूलियन के पास आए। वे ज्यादा दूर नहीं थे। सबसे पहले आने वाली एक खूबसूरत काली बालों वाली, भूरी त्वचा वाली लड़की थी। दूसरा एक और भूरे बालों वाला लड़का था, जिसमें एक तरह की बेपरवाही झलक रही थी। अंत में एक लड़का था जिसकी आंखें तिरछी थीं। वह लड़का आया जिसके लंबे काले बाल जूड़े में बंधे हुए थे। वे सभी देखने में एक ही उम्र के लग रहे थे, लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे। क्या वह खूबसूरत महिला पहले अपना परिचय देंगी? जूलियन ने झुककर अभिवादन करते हुए कहा, मैं क्लेया हूं, अलेक्जेंड्रिया, मिस्र। ओह, यह तो हमारे यहां के पास ही है, जूलियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने तिरछी आंखों वाले लड़के की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम मेरे दोस्त हो? मैं जानता हूं कि तुम पूरब से हमारे दोस्त हो। चीन से? लड़के ने सिर हिलाकर कहा, डोंगबुएओ, मेरा नाम चूमो है। वाह, यह तो चीन का सबसे पूर्वी इलाका है। यह तो बहुत दूर है। एमरी ने शाही पुस्तकालय में पढ़े गए चर्मपत्रों से उन नामों को पहचान लिया। जूलियन को इन सब बातों की जानकारी तभी होगी
जब वह अपने परिवार के किसी उच्च कुलीन वर्ग से आया हो। आखिरी लड़का, हालांकि उनकी ही उम्र का था, लेकिन उसका शरीर गठीला था। वह जूलियन के करीब आया और बोला, मैं थ्रैक्स हूं, एक थ्रेसियन। जूलियन, तुम रोमन हो, है ना?